तो नेचुरलिस्टों में हम लोग बात करने वाले हैं, न थॉमिस्टों में। और कल भी हमने कहा था कि जो थॉमस एक्विनास है, उन्होंने 4 प्रकार की विधियां ये मानी है। एक प्रकार की विधि उन्होंने शाश्वत विधि ये मानी है, और शाश्वत विधि के बारे में उन्होंने माना ये ईश्वर की योजना है जो दुनिया के बारे में है, और इस योजना को सिर्फ वही जानता है, आपको इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। पार्टली इस योजना के बारे में उसने स्वयं धर्मशास्त्रों में बताया, और पार्टली आप प्राकृतिक विधि जिसे वो कह रहे हैं उसके माध्यम से जान सकते हैं। और उनकी प्राकृतिक विधि क्या है? एक प्रक्रिया है। यही महत्व की बात है कि उनकी प्राकृतिक विधि एक प्रोसेस है, ठीक है, सच्ची विधि को जानने का। वो कहते हैं प्राकृतिक विधि यह है क्या? उन्होंने कहा कि जब आप अपने दिमाग में, आप अपने मस्तिष्क में सोचना शुरू करते हैं गिवन सिचुएशन में, जो सिचुएशन है, तो इसमें आप जब सोचना शुरू करते हैं तो आप जिन वस्तुओं के प्रति, जिन विचारों के प्रति, जिन बातों के प्रति सहज लगाओ ये रखते हैं, ठीक है, उनके अनुकूल बात की जानी चाहिए, ये आपके मन में आता है। मन में यानी आपके मस्तिष्क में परावर्तित होना शुरू हो जाता है। जो गिवन सिचुएशन है, उस गिवन सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, तो गिवन सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, ये जैसे ही आप विचार करते हैं, वैसे ही आपके जो सहज लगाव हैं, स्वभावगत लगाव हैं, उन स्वभावगत लगावों की रक्षा करने वाली बात, या उन सहज लगावों से संगत बात, ये आपके मस्तिष्क में परावर्तित होनी, रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और ये जो रिफ्लेक्शन है, यही प्राकृतिक विधि है। और चूंकि आप अंतर विवेक के दर्शन में ये रिफ्लेक्शन प्राप्त करते हैं, और वो अंतर दर्शन या जो विवेक का तत्व है वो आप में ईश्वरीय तत्व है, इसलिए वो जो कुछ प्रकट करता है वो ईश्वरीय योजना का ही भाग है। इस तरह शाश्वत विधि अंशतः प्राकृतिक विधि के रूप में आपको प्राप्त हो जाती है, और फिर इस शाश्वत विधि के अंश के रूप में प्राप्त प्राकृतिक विधि, इसके अनुकूल आप राज्य की सकारात्मक विधि ये निर्मित कर सकते हैं। और थॉमस एक्विनास ने प्राकृतिक विधि के रूप में जिन सहज लगावों को पाया, ठीक है, जब उन्होंने युक्ति संगत ढंग से सोचना शुरू किया तो उन्होंने ये पाया है कि मनुष्य में जीवन के प्रति सहज लगाव है, ठीक है, ज्ञान के प्रति सहज लगाव है, उसके अंदर सौंदर्यानुभूति है, उसके अंदर कुछ विशिष्ट ध्येयों को पूरा करने की इच्छा है, इन बातों के प्रति उसका सहज लगाव है। यह थॉमस एक्विनास ने पाया है। तो इन सहज लगावों को ठीक ढंग से पूरा किया जा सके, इसके लिए राज्य की सकारात्मक विधि, विवाह की विधि, ठीक है, जीवन न लिए जाने के संबंध में राज्य की सकारात्मक विधि, ज्ञान दिए जाने के संबंध में राज्य की सकारात्मक विधि, इस रूप में विधायन या विधि निर्माण उन्होंने देखा है। तो उनकी जो सकारात्मक विधि है ये एक प्रक्रिया बन जाती है, ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या है? मनुष्य के सहज लगाव जिन तत्वों के प्रति है,
उन तत्वों को वास्तव में प्राप्त करने का जो तरीका है उसे ही उन्होंने प्राकृतिक विधि कहा है। हम लोगों ने जब प्राकृतिक विधि पढ़नी शुरू की थी तो कहा था कि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने प्राकृतिक विधि का अध्ययन अलग अलग तरह से किया है। कुछ लोगों ने प्राकृतिक विधि को आदर्श माना है जिसके आधार पर राज्य की सकारात्मक विधि, इसकी विधि संगतता को निश्चित किया जा सकेगा। तो कुछ लोगों ने प्राकृतिक विधि को एक प्रक्रिया भी माना है जिसके माध्यम से राज्य की सकारात्मक विधि का निर्माण ये किया जा सकेगा। तो थॉमस एक्विनास उसी परंपरा के वाहक हैं जो प्राकृतिक विधि को क्या मान रही, एक प्रक्रिया जिससे राज्य की सकारात्मक विधि की जो अंतर वस्तु है उसका निर्धारण किया जा सकता है। राज्य की सकारात्मक विधि किस ढंग से बननी चाहिए, उसकी अंतर वस्तु क्या है, तो इसका निर्धारण मनुष्य के जो सहज लगाव उनको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। और मनुष्य के सहज लगाव किन बातों के प्रति है, ये जब आप अपने विवेक के प्रकाश में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सहज ही पता लग जाएगा। इस ढंग से एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया ये थॉमस एक्विनास ने विकसित की है। तो थॉमस एक्विनास, इनके द्वारा जो तरीका विकसित हुआ उसका 20वीं शताब्दी में सफल प्रयोग जिन दो विधिशास्त्रियों ने किया उनके नाम जीन डार्विन और जेएम फिनिस। जीन डार्विन ये बेल्जियम के रहने वाले, ठीक है, और ये मान क्या रहे हैं कि विधि क्या है, सामान्य नियम, ठीक है, कानून क्या है, नियमों का समूह है। और ये सामान्य नियम काय के लिए, समुदाय के लिए, समुदाय को रेगुलेट होना है इन नियमों से। और वो इन नियमों के बारे में ये मानते हैं कि ये नियम उत्पीड़क व्यवस्था इसको निर्मित करते हैं। उत्पीड़क व्यवस्था निर्मित करते मीनिंग देयर बाय, अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो दंड ये प्राप्त होगा। और इस तरह से ये प्रमाणवादियों के उत्तरवर्ती हो जाते हैं, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी में आ रहे हैं और प्रमाणवादी 19वीं शताब्दी में है। ये प्रमाणवादियों के बाद इन पर प्रमाणवादियों का प्रभाव ये दिखाई दे रहा है। ये उत्पीड़क नियमों की व्यवस्था इस रूप में स्वीकार करते हैं। और इसके अलावा चूंकि ये प्रकृतिवादी है, नेचुरलिस्ट, इसलिए कानून का उद्देश्य, इससे संबंध ये अवश्य स्वीकार करेंगे। जो प्राकृतिक विचारक है इन्होंने जो विशिष्ट, ठीक है, प्रभाव ये अभिव्यक्त किया है वो सिर्फ इतना ही कि ये कानून को उद्देश्य परक मानते हैं। प्रमाणवादी कानून को उद्देश्य परक नहीं मानते। वो कहते कानून है, उसका पालन होना चाहिए, उसका पालन क्यों होना चाहिए इससे मतलब ही नहीं। ये यूं कहें, प्रमाणवादी सिर्फ इतना मानते हैं कि कानून का पालन इसलिए होना चाहिए क्योंकि अपालन की दशा में अनुशास्त्री ये प्राप्त होगी, और जो अनुशास्त्री है वो ऐसी दशा है जो आपकी स्थिति को कष्टकर ये बनाएगी। इसलिए अगर आप अपनी स्थिति को कष्टकर होने से बचना चाहते हैं तो आपको कानून का पालन करना चाहिए।
कानून ऐसा भी हो सकता है कि आपके विकास में कोई सहायता न दे, लेकिन फिर भी पालन तो करना ही पड़ेगा। क्यों? वो राज्य शक्ति से समर्थित है, और राज्य शक्ति इससे समर्थित होने के कारण अगर अपालन किया तो उसका परिणाम ये देखना पड़ेगा। तो परिणाम न देखना पड़े, आपकी स्थिति दुखद न हो, इसके लिए कानून का अपालन नहीं करना चाहिए। यह प्रमाणवादी अप्रोच है, लेकिन नेचुरलिस्टों की अप्रोच ऐसी नहीं है। वो ये मानते हैं कि कानून का पालन इसलिए क्योंकि कानून एक मूल्य की रक्षा कर रहा है। ये वैल्यूज को जिंदा रखता है, और वैल्यूज ये मूल्य होते क्या है? आप जीवन जीना जब शुरू करते हैं तो आपको जीवन की एक पद्धति ये मिलती है। आप ये देखते हैं कि जीवन को सुगमता पूर्वक किस प्रकार जिया जा सकता है। आपको अपने अनुभव से यह पता लगता है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। जो आप करने योग्य पाते हैं उसे आप मूल्य के रूप में निर्धारित कर देते हैं, और फिर वो मूल्य कसौटी बन जाता है, और उस मूल्य के आधार पर आप अपनी और अन्य लोगों की गतिविधियों को आकलित ये करना चाहते हैं। आप ये तय करना चाहते हैं कि आपकी या अन्य लोगों की जो गतिविधि है वो ठीक है या गलत है। इसके लिए मूल्य कसौटी के रूप में काम करे, और इस ढंग से एक जीवन पद्धति का निर्माण होता है, और आप उस जीवन पद्धति के साथ जीना ये पसंद करते हैं, और इसी को संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति किसका नाम है? जीवन पद्धति का। संस्कृति और किसी चीज का नाम नहीं होता। आप कहते हैं कि हमारी संस्कृति बेहतर है, क्या कहना चाहते हैं आप? आप यही कहना चाहते हैं हमारी जीवन पद्धति बेहतर है। आप कहते हैं हमारी संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान यह सिखाया गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जीवन पद्धति में बुजुर्गों का सम्मान यह सिखाया गया है। आप अपनी संस्कृति अगर बेहतर बताते हैं तो आप उस संस्कृति के अनुसार जीकर दिखाइए, और अगर आप अपनी संस्कृति के मुताबिक जीकर दिखाएंगे और वो जीवन एक बेहतर जीवन कहा जा सकेगा, तो आपकी संस्कृति की श्रेष्ठता ये स्वयं सिद्ध होगी। हमारा इस विषय पर बड़ा मतभेद रहता है, जिसे लोग पाश्चात्य संस्कृति इसे गाली देने के लिए ही उपयोग करते हैं। आप देखो समाज में ऐसे बात करेंगे जैसे पाश्चात्य संस्कृति ये बहुत खराब बात है। पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिमी जीवन पद्धति, जबकि पश्चिमी जीवन पद्धति इसे अपनाने से वे भौतिक समृद्धि के उस पॉइंट पर पहुंच गए जिस भौतिक समृद्धि को हासिल करने के लिए तुम रिश्वतें ले रहे हो। या तो आप ये कहिए कि हम उन पूर्वजों के पुरखों के वंशज हैं, ठीक है, जिनका आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि नैतिक समृद्धि, ठीक है, इस ओर ध्यान था और इस ओर जोर था। हमारे पूर्वज जैसे कि हमें आर्थिक समृद्धि में कोई रुचि नहीं, तब तो बात ठीक हो जाती है। आप नैतिक समृद्धि, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं,
लेकिन आर्थिक समृद्धि में आपकी रुचि तो इस कदर है कि उसके लिए आप रिश्वत ले रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप आर्थिक समृद्धि हासिल करना चाहते हो। तो उन्होंने अपनी जीवन पद्धति से वो आर्थिक समृद्धि हासिल की है जो आर्थिक समृद्धि आप हासिल नहीं कर पा रहे, तो कम से कम आपको उस जीवन पद्धति को गाली देने का हक ये कहां से आया? आपको तो उस जीवन पद्धति को गाली देने का कोई हक ये नहीं है। और कोई दे तो दे, वो आदमी दे जो आर्थिक समृद्धि हासिल नहीं करना चाहता, जो जिंदगी नैतिकता के साथ जीना चाहता है, वो इसको दे तो बात समझ में आती। आप कौन हुए? तो संस्कृति, मूल्य, ठीक है, ये जीवन पद्धति, इसका नाम। तो जो नेचुरलिस्ट है, प्राकृतिक विधि विचारक है, इनकी विशेषता यही है, ये कानून को सिर्फ कानून है इस रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि ये कानून का एक उद्देश्य देखते हैं। कानून काहे के लिए है, वो उद्देश्य के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं। और इसीलिए नेचुरलिस्टों की एक निरंतर समस्या है, और वो समस्या यह कि अगर राज्य की सकारात्मक विधि उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे बनाया गया है, अर्थात जीवन पद्धति या मूल्यों से संगत नहीं है, तब फिर आखिर क्या किया जाना चाहिए? राज्य की उस सकारात्मक विधि का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर नेचुरलिस्ट कभी नहीं देता है। जीन डॉबिन भी ये तो कहेंगे कि न्याय और सार्वजनिक भलाई ये दो मूल्य हैं, इनसे उन सामान्य नियमों का, जिसे वो राज्य की सकारात्मक विधि कह रहे हैं, ठीक है, उन नियमों का एक संबंध होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा अगर उन मूल्यों से कोई संबंध, न्याय और सार्वजनिक भलाई के जो सामान्य नियम है उनसे उनका कोई संबंध नहीं है राज्य की सकारात्मक विधि का, तो वो विधि कम से कम नहीं हो सकती। ये आपका जीन डॉबिन भी कह रहे हैं, क्योंकि नेचुरलिस्ट तो भले ही, ठीक है, विधि को वो उत्पीड़क नियमों की व्यवस्था इस रूप में स्वीकार करते हो, लेकिन मूल्य से उसका एक संबंध ये देख रहे हैं। और मूल्य उनके लिए क्या है? न्याय और सार्वजनिक भलाई। न्याय को तीन रूपों में देख रहे हैं। वो कहते हैं एक विनिमयात्मक न्याय होता है, एक वितरणात्मक न्याय होता है, और तीसरा विधिक न्याय ये होता है, ठीक है। तो विनिमयात्मक न्याय, इसके अंतर्गत, ठीक है, वो क्या देखते हैं कि क्षतिपूर्ति, अगर किसी के साथ आपने गलत किया तो राज्य को ऐसे नियमों का निर्माण करना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करें, ठीक है। संविदा विधि में सेक्शन 73 है जो इस प्रकार की व्यवस्था करता है। उस व्यवस्था को लागू कराने के लिए सीपीसी में आदेश 21 है पूरा का पूरा, ठीक है। और वो उत्पीड़क व्यवस्था यही निर्मित करता है कि निष्पादन में, डिग्री के निष्पादन में क्या क्या किया जा सकेगा और डिग्री के निष्पादन में क्या क्या नहीं किया जा सकेगा। जो कुछ किया जा सकेगा वो उत्पीड़क व्यवस्था ही है। इवन आपको सिविल कारागार, इसमें भी भेजा जा सकता है। आपकी संपत्ति को नीलाम, ये भी कुर्क और नीलाम, कुर्क और विक्रय ये भी किया जा सकता है। तो संपत्ति को कुर्क और विक्रय किया जाना ये कोई अच्छी व्यवस्था, यानी ये उत्पीड़क व्यवस्था नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो ये विनिमयात्मक न्याय है। जीन डॉबिन के मुताबिक राज्य की सकारात्मक विधि के द्वारा
क्योंकि सुनिश्चित किया गया है, इसलिए आदेश 21 और डिग्री के निष्पादन से संबंधित धाराएं जीन डॉबिन के मुताबिक प्राकृतिक न्याय प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुकूल है, क्योंकि नियमों का यह समूह है जो सामान्यता के साथ लागू हो रहा है। सामान्यता के साथ लागू हो रहा मीनिंग देयर बाय समुदाय के सभी सदस्यों पर लागू हो रहा है। उसका न्याय और सार्वजनिक भलाई, इससे एक संबंध है, और न्याय और सार्वजनिक भलाई इसी को वो नैतिकता कह रहे हैं। और जीन डॉबिन कहते हैं कि नैतिकता के विरुद्ध कोई कानून नहीं हो सकता नहीं और है नहीं, ये अलग अलग बात है। जो नहीं हो सकता वो हो सकता, मतलब तथ्य के तौर पर हो, ठीक है, ये संभव है। जैसे एक्स्ट्रामोर्टियल अफेयर नहीं हो सकता लेकिन तथ्य के तौर पर होता है। लेकिन चूंकि तथ्य के तौर पर होता है और नहीं हो सकता, यानी कानून के मुताबिक, यानी नैतिकता के सिद्धांतों के मुताबिक वो नहीं हो सकता, लेकिन तथ्य के तौर पर होता है, इसलिए वो गलत है। वो गलत क्यों? क्योंकि जीवन पद्धति उसको निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार वो नहीं हो सकता। जैसे 2 2 5 नहीं हो सकते। तो अगर कोई गणितज्ञ ये कहता है कि 2 और 2 5 है, तो गणितज्ञ गलत है। इसे निर्धारित करने में दिक्कत कहां है? तो जो नहीं हो सकता, इस वाक्यांश के 2 अर्थ हो सकते हैं। इस वाक्यांश का एक अर्थ तो यह है कि चूंकि वो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो है भी नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता इसलिए है ही नहीं। और इस वाक्यांश का एक अर्थ यह भी है कि हो तो नहीं सकता लेकिन है, और इसलिए गलत है। ठीक है, नहीं हो सकता, ये मूल्यांकन की कसौटी ये भी हो सकती है। जैसे आम जीवन में आप देखते हैं, ठीक है, कुछ होता है और आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सामने आप देख रहे हैं वैसा है, तो ये नहीं हो सकता। इस वाक्यांश का इस संदर्भ में जो अर्थ निकाला जाएगा वो अर्थ ऐसे ही निकलेगा कि ये है, किंतु नियमों के अनुसार चूंकि गलत है इसलिए नहीं हो सकता। और इसीलिए आपसे कहा जाता है संदर्भ सहित अर्थ निकालिए। वाक्यांश अलग अलग अर्थ दे सकता है। तो जीन डॉबिन ये नहीं कह रहे हैं कि नैतिकता के विरुद्ध कानून नहीं हो सकता, इसका अर्थ यह कि हो ही नहीं सकता। वो कहना ये चाहते हैं कि तथ्य के तौर पर कानून हो सकता है, यानी राज्य की सकारात्मक विधि हो तथ्य के तौर पर, लेकिन चूंकि नैतिकता के विरुद्ध विधि की कल्पना ही नहीं है। नैतिकता यानी सार्वजनिक भलाई और न्याय, इन 2 सिद्धांतों के विपरीत विधि की कल्पना ही नहीं है। इसलिए ये राज्य की सकारात्मक विधि नहीं हो सकती, और चूंकि तथ्य के तौर पर है इसलिए ये गलत है। ये कहना चाहते हैं जीन डॉबिन। और न्याय से जो उनका अभिप्राय है, क्योंकि कानून में गोलमोल बात नहीं चलेगी, आप जलेबी नहीं बनाओगे। ठीक है, न्याय की संकल्पना आपकी कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है, आपकी कुछ हो सकती है। न्याय की सब्जेक्टिव
कॉन्सेप्शन या न्याय का सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, और न्याय का एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है। आपका न्याय का सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि जो कमाएगा सो खाएगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव कभी नहीं, क्योंकि दिव्यांग कुछ नहीं कमाएगा, बच्चा कुछ नहीं कमाएगा, बीमार कुछ नहीं कमाएगा। तो अगर सिद्धांत ये बना देंगे ऑब्जेक्टिवली कि जो कमाएगा सो खाएगा, तो मानो समाज ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे से आप बनोगे। आपकी जो प्रारंभिक दशा है वो बच्चे की है, कमाने लायक तो बाद में बनोगे। इसलिए वस्तुनिष्ठ सिद्धांत यही हो सकता है कि जो आएगा सो खाएगा, लेकिन इसकी अतिशय व्याख्या, इस पर रोक भी लगानी पड़ेगी, अन्यथा यह सिद्धांत मुक्तखोरी को जन्म दे देगा। ठीक है, तो सोसाइटी का रेगुलराइजेशन ये बड़ा कठिन काम है। ये देखने में आसान लगता है, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, याद करने में बड़ा कठिन है। ठीक है, सुनने में तो ऐसा लगता है कि उपदेश हो रहे हैं, सुनते रहो। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा जीन डॉबिन कहते क्या, उनकी न्याय की व्याख्या क्या है, तो आप ईंटें गिरोगे लिंटर की। तो विनिमयात्मक न्याय है, विनिमयात्मक न्याय के अंतर्गत वो ये मानते हैं कि जो अनुचित समृद्धि है इसको अधिकारी व्यक्ति को वापस करने के संबंध में राज्य की सकारात्मक विधि होनी चाहिए। आपने देखा धारा 144 सीपीसी प्रतिस्थापन संबंधी नियम अनुचित समृद्धि के विरुद्ध है। ठीक है, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, ठीक है ना, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट तो खैर नहीं बनेगा, लेकिन हां रेस्टिट्यूशन ये अनुचित समृद्धि संबंधी नियम है, और ये जीन डॉबिन के मुताबिक विनिमयात्मक न्याय को सुनिश्चित करता है। ठीक है ना, क्षतिपूर्ति संबंधी नियम, प्रतिकर दिए जाने संबंधी नियम और अनुचित समृद्धि के विरुद्ध प्रतिस्थापन जैसे नियम जो राज्य की सकारात्मक विधि में दिखाई देते हैं, वो जीन डॉबिन के मुताबिक सकारात्मक विधि में विनिमयात्मक नियमों, विनिमयात्मक न्याय को सुनिश्चित करने वाले विधिक सिद्धांत हैं। दूसरे प्रकार का न्याय देखते हैं, वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब अरस्तू का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अलग है और जीन डॉबिन का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अलग है, लेकिन तत्वों में, संकल्पना में देखें तो दोनों में मूलभूत भेद नहीं भी है। अरस्तू जिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है वो कहता है जिसको जो जिसके योग्य है वो उसे मिलना चाहिए, लेकिन वो ये बात पदों के संदर्भ में करता है। वो लोग पदों के संबंध में ये कहता है कि जो जिस योग्य है उसे वो मिलना चाहिए। जीन डॉबिन भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में यही कह रहे हैं, लेकिन ये अधिकार, शक्ति, सम्मान, इनाम सबके संबंध में कह रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी बात कह रहे हैं, और बड़ी बात कहने में ये नहीं है, क्योंकि आपके साथ दिक्कत यही है कि जो बड़ी बात कहे वो बुद्धिमान, जो छोटी बात कहे वो मूर्ख, जबकि बात ये नहीं है। जीन डॉबिन बड़ी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीन डॉबिन बाद में आए हैं, अरस्तू पहले आया है।
और जो शुरुआत करेगा डेफिनेटली वो शुरुआत से शुरुआत करता है, इसलिए उसके पास सोचने का स्पेस कम होता है। और जो बाद में आता है वो जो ऑलरेडी सोचा जा चुका है वहां से शुरुआत करता है। उतना तो है उसके पास, एक उम्र निकली है उतना जानने में जितना मौजूद है उसके पास, तो उसकी जो उम्र है वो उससे आगे जानने में उपयोग होती है, तो डेफिनेटली वो उससे आगे ही जानेगा। तो इसलिए आगे जानने में इस जानने वाले की कोई विशेषता नहीं है, ये प्रकृति का सामान्य अनुक्रम है। इसलिए जो बाद में आया, जो ज्यादा जानता है, वो ज्यादा इसलिए जानता है क्योंकि ज्यादा काबिल है। नो, वो ज्यादा इसलिए जानता है क्योंकि उसके पूर्वज ने जानने का प्रयास किया था और एक सीमा तक पूर्वज ने जान लिया था, इसने उससे आगे जाना है। इसके पूर्वजों का सम्मान यह करना चाहिए। इसलिए फोर फादर्स के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हम फोर फादर्स के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते, इसीलिए हमारे पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इसकी संकल्पना है। उनके ऋण है हमारे ऊपर। हम ऐसे ही पैदा नहीं हुए थे, हम जैसे पैदा हुए थे और हम जैसे हैं, इसके बीच हमारे पूर्वजों का योगदान है और वे दुनिया में नहीं है। तो उनके प्रति सम्मान का भाव ये तो होना चाहिए हमें। और हमारे यहां तो पितृपक्ष पूरा उनके प्रति सम्मान दर्शित करने के लिए बनाया है। ठीक है, अगर उसे संकल्पना के स्तर पर लें, ठीक है, तो खाना खाने या उनके नाम पर खाना खाने और खिलाने के स्थान पर आप ये भी मान सकते हैं कि उनके प्रति सम्मान दर्शित करने के लिए उस पूरे पक्ष की कल्पना और रचना हुई। अब तो आने भी वाला है, 1-1.5 महीने बाद आएगा ही। ठीक है, तो आपका जो जीन डॉबिन है वो जो वितरणात्मक न्याय की बात करेगा तो अरस्तु से अलग हो जाएगा। अरस्तु ने वो बात लोक पदों के संदर्भ में कही है, लेकिन मूल संकल्पना वहीं से लेकर जीन डॉबिन ने ये कहा कि अधिकारों, शक्तियों, सम्मानों और पारितोषिकों यानी इनामों, इनके वितरण के संबंध में राज्य के द्वारा ऐसे नियम बनने चाहिए जो उत्पीड़क व्यवस्था निर्मित करते हो, समुदाय के लिए सामान्य हो, यानी सबको उनका पालन करना हो और उनमें कोई भेदभाव, क्योंकि नियम है। ठीक है, और न्याय और सार्वजनिक भलाई भेदभाव में तो नहीं है। ठीक है, तो वितरणात्मक न्याय ये सबके लिए समान अवसर, इसके आधार पर अधिकार, शक्ति, पारितोषिक, सम्मान ये हासिल करने का अवसर ये उपलब्ध होना चाहिए। तो आप देखें, अवसर की समता इसे उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है और रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट वो अवसर की समता उपलब्ध कराने के लिए ही लाया गया है। उसका पॉलिटिकल स्वरूप क्या उभर कर सामने आया उससे मतलब नहीं है। तो अवसर की समता ये वितरणात्मक न्याय से अभिप्राय है जीन डॉबिन का। और फिर विधि के अनुसार न्याय, तीसरे प्रकार के न्याय की उन्होंने बात की। ठीक है, विधि के अनुसार न्याय, उसमें उनका कहना है कि जैसे सरकार ने जो टैक्सेस लगाए, यानी राजस्व संबंधी व्यवस्था, जो सैन्य भागीदारी है, सैन्य भागीदारी, पुलिसिंग, इसे भी मानेंगे, और विधि मान्य आदेशों का अनुपालन,
ठीक है, विधिमान न्यायाधीश अगर दिए जा रहे हैं, क्योंकि विधि स्वयं नैतिकता के खिलाफ नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो उनकी विधि के बारे में कल्पना है ना, तो जब विधिमान उद्देश्य है तो न्याय और सार्वजनिक भलाई को सुनिश्चित करने वाला ही होगा, ठीक है। तो आपको उसका अनुपालन करना चाहिए। 3 प्रकार के न्याय हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उस प्रक्रिया से जो थॉमस एक्विनास की है, ठीक है, उस प्रक्रिया से राज्य की सकारात्मक विधि बनाई जाएगी, और वो जब बनकर आएगी तो वो नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग राज्य की सकारात्मक विधि इसका निर्माण ये करेगी, और चूंकि ये मूल्यपरक व्यवस्था निर्मित करेगी, इसका उद्देश्य सबकी भलाई होगा, सबकी भलाई सुनिश्चित होगी, तो ये विधि और व्यवस्था उसके मूल्यों को, उसके आदर्शों को, उसके उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोगी होगी। इस प्रकार का जीन डार्विन का चिंतन है। नव थामिस्टों में दूसरा नाम जेम्स फिनिस का है, ठीक है। जेम्स फिनिस ने जो बात की है वो अरस्तु और थॉमस एक्विनास दोनों के आधार पर की है, ठीक है। आप लोगों ने देखा था अरस्तु ने जो बात की थी वो मूल्य आधारित बात की थी। सोफिस्टस इनके बाद आए थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, और सोफिस्टस जो कह रहे थे उसके अनुसार अगर देखा जाता और बात की जाती तो मानव मूल्य प्रदाता हुआ था, मानव न्याय को उत्पन्न कर रहा था। क्यों, क्या कहा था उन्होंने कि अगर मानव समाज में रहते हुए समाज के नियमों का पालन करता है और जब अकेले रहता है तो अपने स्वभाव में जीता है, तो वो न्याय का अनुसरण कर रहा है। इसके मतलब मनुष्य क्या हो गया, न्याय का प्रदाता हो गया, जबकि न्याय ढूंढने योग्य तत्व है, ठीक है। मनुष्य न्याय प्राप्त करने की कोशिश करे, न्याय ईश्वरीय तत्व है। ये एक सोच हो सकती है, और दूसरी सोच यह हो सकती है कि मनुष्य न्याय देने वाला है। ये न्यायाधीशों में भी देखेंगे आप, कुछ न्यायाधीश ये मानेंगे कि हमें यहां इसलिए बैठाला गया है कि हमें न्याय ढूंढना है कि गिवन सिचुएशन में आखिर न्याय क्या हो सकता है, और कुछ मानेंगे हमें न्याय करने के लिए बैठाला गया है। जो ये मानते हैं उनके बारे में कचहरियों में धारणा होती है कि बहुत ही घमंडी और नीच टाइप का न्यायाधीश है, और जो ये मानते हैं कि हमें न्याय करना है, ढूंढना है कि इस गिवन सिचुएशन में जो केस मेरे सामने है, इस परिस्थिति में न्याय क्या हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए हमें बैठाला गया है। और इस पर विचार करने के लिए ये जो 2 पक्ष खड़े हैं हमारे सामने, ये हमारी सहायता कर रहे हैं, ये लोग हमारे सहायक हैं। ये न्यायाधीश अच्छा न्यायाधीश कहा जाता है, और कचहरी में लोग कहते हैं नहीं वो बहुत अच्छे आदमी है। और यही फर्क आपको अरस्तु और सोफिस्टस उसमें दिखाई देगा। सोफिस्टस जिस सिद्धांत का, ठीक है, प्रतिपादन करेंगे उसने समाज में अशांति, अन्याय ये पैदा किया, क्योंकि वहां मानव की क्षमता का निर्दय प्रयोग यह हुआ है। मानव इतना क्षमतावान नहीं है। अरस्तु ने नीतिपरक व्याख्या किया। अरस्तु ने यह माना कि न्याय है, हमें उपलब्ध होना है न्याय को, हमें व्यवस्थाओं को ऐसे बनाना है कि जो किए जाने योग्य है वही हो, और जो किए जाने योग्य है उसके होने की जो परिस्थिति और दशा है, इसी को न्याय कहा जाता है। तो अरस्तु ज्यादा ठीक आदमी है। अरस्तु मूल्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और ये कहते हैं कि मूल्य हम देंगे,
ठीक है, वो ढूंढने वाला है, ये प्रदाता है, ये फर्क है, देंगे दोनों, लेकिन एक से अहम पैदा होगा और एक से विनम्रता। इसलिए एक कल्याणकारी है और दूसरा विनाशकारी। ठीक है, इसलिए दोनों में बहुत फर्क दिखाई देता है। जेम्स फिनिस ने अरस्तु का वो तरीका कि पहले मूल्य ढूंढना, वे मूल्य जो विधिक व्यवस्था के उद्देश्य हो सकते हैं, उन मूल्यों को ढूंढना और फिर उन मूल्यों तक पहुंचने का प्रयत्न करना। ठीक है, यानी वे मूल्य समाज की वास्तविक गतिविधि में फलित हो सके, ऐसी व्यवस्था निर्मित करना, दोनों को, ठीक है, प्राकृतिक विधि के अंतर्गत मान्यता दी है। अभी तक देखिए जेम्स फिनिस जो अलग हो जाते हैं सारे विचारकों से, वो इस रूप में हो जाते हैं कि अभी तक क्या हुआ, या तो किसी ने मूल्य ढूंढे और या किसी ने उस प्रक्रिया की बात की जिसके माध्यम से मूल्यों को फलित किया जाएगा। यानी किसी ने तो प्रक्रिया को प्राकृतिक विधि का नाम दिया और किसी ने मूल्यों को प्राकृतिक विधि का नाम दिया। जिन लोगों ने प्रक्रिया प्राकृतिक विधि मानी है, उन लोगों ने जो सकारात्मक विधि है उसकी अंतर वस्तु प्राकृतिक विधि के अनुसार सुनिश्चित करने की कोशिश यह की है, और जिन लोगों ने मूल्य प्राकृतिक विधि को माना है, उन लोगों ने सकारात्मक विधि की कसौटी इस रूप में प्राकृतिक विधि का अध्ययन किया है। थॉमस एक्विनास ने प्राकृतिक विधि को प्रक्रिया माना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य, एक चिंतनशील मनुष्य, विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में अपने स्वाभाविक लगावों के बारे में जब विचार करेगा तो जो कुछ उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट होगा वो प्राकृतिक विधि है और वो उस शाश्वत विधि का भाग होगी। इस ढंग से प्राकृतिक विधि प्रक्रिया बन जाती है। सहज लगावों को जानने की, उन सहज लगावों के अनुसार सकारात्मक विधि आएगी, तो सकारात्मक विधि की अंतर वस्तु को निर्धारित करने का तरीका, यह प्राकृतिक विधि है, यह कहा जा सकता है थॉमस एक्विनास के बारे में। बात क्लियर है। जबकि अरस्तु वगैरह ये मूल्य और उसके अकॉर्डिंग राज्य की सकारात्मक विधि, तो राज्य की सकारात्मक विधि के आकलन के लिए प्राकृतिक विधि एक कसौटी दे रही है। इस रूप में प्राकृतिक विधि का अध्ययन करना है। तो मूल्य, इस पर प्राकृतिक विधि का अध्ययन, और प्रोसीजर, इसके नाते प्राकृतिक विधि का अध्ययन अलग अलग किया है। कोई ऐसा विचारक जेम्स फिनिस से पहले नहीं आता जिसने दोनों का, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर प्राकृतिक विधि की रचना ये करने की कोशिश ये की हो। कोई नहीं आया। जेम्स फिनिस की यही विशेषता है। इन्होंने थॉमस एक्विनास और अरस्तु दोनों की टेक्निक का इस्तेमाल किया और दोनों की टेक्निक का इस्तेमाल करके दुनिया में जो मनुष्य सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जी रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, इसके मतलब मूल्य आधारित जीवन जी रहा है ना, तो उसने जिन मूल्यों को अपने निर्णय के माध्यम से मूल्य की मान्यता दी है, क्योंकि निर्णय से ही तो मूल्य की मान्यता आप देंगे कि ये चीज ठीक है, इसलिए ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सहयोग वैल्यू है, क्योंकि सहयोग के माध्यम से सबको जिंदा रहने की, ठीक है, सुविधा ये मिलती है। प्रेम वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। तो वैल्यूज कैसे निर्धारित होती हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में मनुष्य जो निर्णय करता है उसके आधार पर मूल्यों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जेम्स फिनिस ने पूरी दुनिया में सामाजिक और सांस्कृतिक ढंग से जी रहे मनुष्य के निर्णय के आधार पर जो मूल्य माने और जाने गए हैं उनको मूल्य माना है। और इस ढंग से जब मूल्य ढूंढने की उन्होंने कोशिश की है तो 7 मूल्य उन्होंने पाए हैं जो दुनिया में मूल्यों के तौर पर
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जी रहे मनुष्यों के द्वारा मूल्य स्वीकारे गए। पहला जीवन, दूसरा ज्ञान, तीसरा विहार या रमण यानी मनोरंजन, इंजॉयमेंट, चौथा सौंदर्य अनुभूति यानी सत्य जानने की इच्छा, ठीक है, पांचवा समाजीकरण या मित्रता, ठीक है, और छठा आपका अंतर्ज्ञान, ठीक है, नहीं सॉरी व्यवहारिक युक्तियुक्तता यानी काम को रीजनेबल ढंग से किया जाना, ठीक है, ये व्यवहारिक युक्तियुक्तता, ये भी मूल्य है। कहते ना कि भाई व्यवहार तो आपको ठीक सही, कम से कम बात तो ठीक करो, ये कहते हैं। और सातवां धार्मिक अनुभव, धार्मिक अनुभव को इन्होंने सौंदर्य अनुभूति से अलग कर दिया। सब जगह सौंदर्य अनुभूति के अंतर्गत धार्मिक अनुभव ये माने गए। इन्होंने दर्शन ये सौंदर्य अनुभूति के अंतर्गत माना है, यानी सत्य जानने की इच्छा नहीं, शिक्षा, दर्शन, लोक कलाएं, ये सब सौंदर्य अनुभूति है। ये 7 मूल्य हैं जो दुनिया भर में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जी रहे मनुष्यों के द्वारा, ठीक है, अपने निर्णय के माध्यम से मूल्य के तौर पर स्वीकारे गए, यानी ये पहले से हैं, अरस्तु की टेक्निक है, ठीक है, मूल्य परक निर्णय किया है। इसका मतलब निर्णय के आधार पर हमने ये स्वीकार किया कि ये है, तो वो पहले से है ना, आपने तो निर्मित नहीं किया। तो अहम जो सोफिस्टिकों के साथ पैदा हो रहा था उस पर लगाम ये आ गई। छोटी छोटी बातें बड़ी बातें पैदा करती हैं, और इसीलिए क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां और छोटी छोटी बातें बड़ा परिणाम देती हैं, इसीलिए आप देखते हैं जब एग्जामिनेशन होता है तो हमें मालूम है कि आपके पास कोई नकल की सामग्री नहीं है, लेकिन फिर भी सर्च होगी, क्योंकि सर्च का न लिया जाना एक दिन एग्जामिनेशन हॉल में किताब लाने का बायस बनेगा। छोटी छोटी गलती, इसे बिल्कुल नो, कुछ नहीं, जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन हर परिस्थिति जैसा होगा वैसा होगा ये करना भी ठीक। इसीलिए व्यवहारिक युक्तियुक्तता ये भी मूल्य है कि ये भी सोचना कहां क्या होना चाहिए या कहां क्या होगा, ये भी सोचना चाहिए। तो जेम्स फिनिस कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने अरस्तु की टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि इन मूल्यों को जो समाज की वास्तविक गतिविधि है, ठीक है, इसमें कैसे लाया जाए, ठीक है, और समाज वास्तविक गतिविधि के तौर पर, ठीक है, जब समाज वास्तविकता के तौर पर, वास्तविकता के रूप में, वास्तविकता के तथ्य के रूप में अपनी गतिविधियों को चलाएगा, तो वो मूल्य परक ढंग से इन मूल्यों के हिसाब से अपनी गतिविधि को चला सके। ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा तो सकारात्मक विधि से ही होगा, ठीक है, लेकिन सकारात्मक विधि जो लोग बनाएंगे, यानी जो विधायक गण होंगे, वो आखिर कैसे सकारात्मक विधि का विधायन करें कि इन मूल्यों की रक्षा हो। अर्थात प्राकृतिक विधि, अभी तक जो बेसिक मान्यता है प्रकृतिवादियों की वो क्या है कि प्राकृतिक विधि के अनुसार अगर विधायक गण राज्य की सकारात्मक विधि बनाएंगे तो वो ठीक ही होगी, तो मूल्य तय कर दिए। अब इन मूल्यों को समाज की वास्तविक गतिविधि में फलित करने के लिए जो सकारात्मक विधि बनाई जाएगी, वह सकारात्मक विधि आखिर विधायकों के द्वारा कैसे बनाई जाए। अब फिर देखिए, प्राकृतिक विधि प्रक्रिया बनने जा रही है सकारात्मक विधि की अंतर्वस्तु को सुनिश्चित करने की, क्योंकि जो देने जा रहे हैं जेम्स फिनिस वो क्या है? मूल्य, और इसको सकारात्मक गतिविधि या वास्तविक गतिविधि जो समाज की है उसमें फलित करने के लिए सकारात्मक विधि किस ढंग से बनाई जाए,
यानी विधायन का तरीका क्या हो, उसको बताने के माध्यम से जेम्स फिनिस इस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। और फिर प्राकृतिक विधि, सकारात्मक विधि की, क्योंकि विधायन क्या है, सकारात्मक विधि के अंतर्वस्तु को सुनिश्चित करने का तरीका। तो इस ढंग से फिर वही बात आ जाएगी। वो कहते हैं समाज की वास्तविक गतिविधि में अगर इन मूल्यों को फलित करना है तो हमें जो सकारात्मक विधि है वो ऐसी बनानी चाहिए कि वो सत्कार्यों का अनुसरण करे। सत्कार्य पूजा नहीं होती, पूजा भी सत्कार्य है, लेकिन पूजा के अलावा भी सत्कार्य है। जीवन की संबद्ध योजना होनी चाहिए। यानी बच्चा 5 साल पर शिक्षा का अधिकार से होगा, पढ़ेगा, ठीक है, शिक्षा कई प्रकार की होगी, उसकी अभिरुचियों के मुताबिक होगी, मूल्यांकन का तरीका ये होगा, ठीक है, सब कुछ आप तय करेंगे। जीवन की संबद्ध योजना ये होनी चाहिए। यानी राज्य की सकारात्मक विधि कैसे बनेगी, सत्कार्यों का अनुसरण कराए लोगों से, ठीक है। अब एक वो योजना तैयार कर रहे हैं जेम्स फिनिस, जिसमें मूल्यों को फलित किया जा सकता है समाज की वास्तविक गतिविधि में। वो केवल मूल्यों के विनिश्चित किए जाने तक रुक नहीं रहे, ठीक है ना। अभी तक हो रहा था ये तो मूल्य सुनिश्चित कर रही है प्रक्रिया, अब मूल्य भी सुनिश्चित कर रहे हैं और प्रक्रिया भी, ताकि ये मूल्य समाज की वास्तविक गतिविधि में फलित हो सके। तो कहता सत्कार्यों का अगर अनुसरण किया जाए, जीवन की संबद्ध योजना, ये सकारात्मक विधि गतिविधि ये तैयार करें, सकारात्मक विधि ये गतिविधि कहेगा, सकारात्मक विधि तैयार करें तो ये, ठीक है, मूल्य फलित करेगी। और जो राज्य की सकारात्मक विधि होगी वो प्राकृतिक विधि के अनुकूल होगी। अब प्राकृतिक विधि जो वर्तमान में हम कहते हैं सबस्टेंटिव लॉ, प्रोसीजर, दोनों को मिलाकर विधि बनती है, यही कहते हैं ना। तो जेम्स फिनिस आप मूल्यों को सबस्टेंटिव लॉ मान लीजिए, और ये जो समाज की वास्तविक गतिविधि में इन मूल्यों को फलित करने के लिए जो ये योजना तैयार कर रहे हैं, इसको प्रोसीजर मान लीजिए। और इन दोनों के मिलन से राज्य की सकारात्मक विधि के अंतर्वस्तु सुनिश्चित की जाएगी। विधायक गण क्या करें, राज्य की सकारात्मक विधि के माध्यम से सत्कार्यों का अनुसरण करें, जीवन की संबद्ध योजना तैयार करें। मूल्यों में निरंकुश वरीयता का अभाव यह होना चाहिए, निरंकुश वरीयता, कि हम स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लोगों की, ठीक है, समानता की बलि नहीं देंगे। समानता सुनिश्चित करने के लिए योग्यता और गरिमा इसकी बलि नहीं देंगे। भाई समानता सुनिश्चित करके सबको डीएम थोड़ी बना देंगे, ठीक है। तो जो मूल्यों में निरंकुश वरीयता देंगे, लेकिन वो निरंकुश नहीं होगी, ठीक है, युक्ति संगत वरीयता, मूल्यों में निरंकुश वरीयता का अभाव ये होना चाहिए। सकारात्मक विधि ऐसे बननी चाहिए कि मूल्यों में निरंकुश वरीयता का अभाव, ठीक है। आपका फिर कहता है कि व्यक्तियों में निरंकुश वरीयता का अभाव ये होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तियों को निरंकुश वरीयता ये भी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रतिबद्धता मूल्यों के प्रति ये होनी चाहिए, यह सकारात्मक विधि जो बता रही है उसके प्रति प्रतिबद्धता ये होनी चाहिए, ठीक है। और आपका निष्पक्षता ये होनी चाहिए, निष्पक्षता और प्रतिबद्धता को उन्होंने एक साथ देखा है, ठीक है। विधायक गण को निष्पक्षता और प्रतिबद्धता इसको सुनिश्चित करने वाली राज्य की सकारात्मक विधि इसका निर्माण करना चाहिए, ठीक है। और परिणाम सार्थक आए, किसी भी गतिविधि का परिणाम निरर्थक ना हो। बोले बेल का विरोध करिए, जबकि बेल का उसका राइट बन गया है, क्यों, वो उतने समय से जेल में बंद है कि मैक्सिमम पनिशमेंट उससे आधे से ज्यादा समय उसे जेल में हो गया, हम विरोध करके क्या कर लेंगे। अरे कार्य का कोई परिणाम तो होना चाहिए, अन्यथा बेकार के लिए काम थोड़े किया जाए। परिणाम की सार्थकता होनी चाहिए और उसमें युक्तिपरकता होनी चाहिए, रीजनेबिलिटी तो हो, विरोध का कोई अर्थ तो हो तो हम विरोध करें।
विरोध का कोई मतलब नहीं, विरोध करिए। अक्सर वहां न्यायाधीशों की जो राज्य का पक्ष होता है या सरकारी वकील होता है उससे अपेक्षा यही होती है। और ऐसे न्यायाधीश मूर्ख होते हैं, इन्हें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे जहां विरोध होना चाहिए वहां हो, जहां विरोध का कोई अर्थ ही नहीं तो काहे विरोध किया जाए। और ये तुम्हें किसने बता दिया कि लोक अभियोजक या सरकारी वकील वहां विरोध करने के लिए खड़ा होता है? ये किसने बता दिया? ये उसका काम विरोध करना है, विरोध करना उसका काम नहीं है। लेकिन बात यह है कि तुम 22 रटकर न्यायाधीश बन गए हो। दिक्कत यह है, इसलिए तुम्हें मालूम ही नहीं है कि लोक अभियोजक का सही काम यह क्या है। उसका काम विरोध करना नहीं है, उसका काम न्याय की सहायता करना है। अरे भाई, जब उसका राइट है, कानूनन उसका अधिकार बनना है, तो कायदे में तो लोक अभियोजक को यह कहना चाहिए कि साहब बेल मिलनी चाहिए। लोक अभियोजक का काम यह, इसीलिए प्राइवेट पक्षकारों को, क्योंकि प्राइवेट पक्षकार मैलिस से ग्रस्त होंगे एक दूसरे के प्रति, इसलिए उन्हें अभियोजन के काम नहीं दिए गए। लोक अभियोजक के बारे में स्वीकार किया गया वो निष्पक्ष होगा, ठीक बात करेगा। और तुम हमसे अपेक्षा कर रहे हो कि हम पक्ष बनकर बात करें, तो तुम मूर्ख हो। ठीक है, लेकिन है, चल रहा है, आप करेंगे क्या? आपको रहना तो इसी व्यवस्था में है। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक मूल्य का सम्मान होना चाहिए। एक का नहीं, सारे मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, और गतिविधियां ऐसे चलनी चाहिए कि सबकी भलाई हो, सबकी सामान्य भलाई। कानून ऐसे बनना चाहिए, एक वर्ग की नहीं। और अपने अंतर ज्ञान का अनुसरण ये कर सके लोग, इसके लिए विधायक गणों को विधायन करते समय, ठीक है, विधि बनानी चाहिए। तो आप देखें, मूल्य और प्रक्रिया दोनों मिलाकर प्राकृतिक विधि ये बनी है। और ऐसी प्राकृतिक विधि सकारात्मक विधि के, ठीक है, अंतर वस्तु को निर्धारित करने का साधन बनेगी ही बनेगी। जेम्स फिनिस ने इन दोनों तत्वों के युग्म में प्राकृतिक विधि को पाया है। दोनों को मिला देंगे तब प्राकृतिक विधि, मूल्य और उनको समाज की वास्तविक गतिविधि में फलित करने की योजना। जेम्स फिनिस है जिन्होंने चूंकि यह कहा कि प्रत्येक मूल्य के लिए सम्मान होना चाहिए, इसलिए निरपेक्ष मानव अधिकार पहली बार जेम्स फिनिस के कॉन्सेप्शन से निकले हैं। उन्होंने 5 मानवाधिकार माने हैं, हालांकि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूडीएचआर है उसमें ज्यादा माने गए हैं, लेकिन 5 मूल अधिकारों की पहली बार कल्पना की है। उन्होंने कहा पहला मूल अधिकार तो यह है, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न मारे जाने का अधिकार है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जीवन, ये पहला मूल्य है। ठीक है, जहां खुला व्यवहार अपेक्षित है, वहां धोखा न दिए जाने का अधिकार, ये ज्ञान, हर मूल्य के लिए सम्मान होना चाहिए, हर मूल्य के लिए। तो उससे ये अधिकार निकल कर आता है, जानबूझकर मिथ्या दंड न दिए जाने का अधिकार। ये मनोरंजन, सौंदर्यानुभूति, व्यवहारिक युक्तियुक्तता, इस सबके अनुकूल है। ठीक है ना, जानबूझकर मिथ्या दंड न दिए जाने का अधिकार। और कहता है कि अगर हम पर आरोप यह है कि हमने किसी सामान्य हित, इसका वायलेशन किया, सामान्य हित यानी अपराध किया है, तभी सामान्य हित का वायलेशन होगा, तो विचारित किए जाने का अधिकार। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार है। और आपका 5वां मूल अधिकार नपुंसक न बनाए जाने का अधिकार, क्योंकि उन्होंने सौंदर्यानुभूति और आपका विहार या रमण यानी मनोरंजन दोनों को माना है मूल्य, तो इसके लिए यह भी जरूरी है। तो 5 मूल अधिकार माने हैं उन्होंने। और उनका ये सभी सबकी प्रत्याशाएं, ये नहीं है सामान्य प्रत्याशा। प्रत्याशा माने हमने कहा था प्रति शब्द जहां पर आ जाएगा वहां दूसरे से अपेक्षा होने लगेगी, यानी प्रत्येक की दूसरे से यह अपेक्षा है, यानी नागरिकों की ये राज्य से अपेक्षा है। तो ये सामान्य प्रत्याशाएं हैं कि इन मूल अधिकारों का सम्मान हो। और अगर इन सामान्य प्रत्याशाओं का
पालन नहीं हो रहा है या पूर्ति नहीं हो रही तो अकृत्य है। अब अकृत्य अपराध के तौर पर भी, यानी मिनिमम न्यूनतम नैतिकता का हनन अगर होगा तो अपराध, और अन्यथा अकृत्य यानी प्रतिकर की वसूली, वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना। तो कानून सकारात्मक विधि जेम्स फिनिस के मुताबिक ये है कि वो कम से कम न्यूनतम न्याय को सुनिश्चित करे और आवश्यकता की पूर्ति करे, नहीं जो आवश्यक है वो करे। तो जेम्स फिनिस इस ढंग के विचारक हैं जिन्होंने प्राकृतिक विधि को सकारात्मक विधि की अंतर्वस्तु ढूंढने के तरीके के रूप में निर्धारित किया है। ये नवथामिस्ट हैं, दो लोग प्रमुख रूप से, जीन डॉबिन, जेम्स फिनिस। और अब बात होगी नवीन मूल्य परक सिद्धांत। उसमें एडमंड काहन और फुल्लर, दो लोग। और काहन बात करेंगे कि अन्याय की भावना, इसको दूर किया जाना, यह प्राकृतिक विधि का आदेश है। वो नकारात्मक ढंग से चर्चा करेंगे। एक बात है कि सही किया जाए, यह सकारात्मक बात है। दूसरा है गलत रोका जाए तो सही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सोचने के दो तरीके, क्योंकि मानव की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। तो एडमंड काहन अन्याय की भावना पर ध्यान देंगे और कहेंगे न्याय क्या है? अन्याय की भावना को दबा देना या उसे दूर करना। ठीक है, तो अन्याय की भावना को दूर करना यह प्राकृतिक विधि का लक्ष्य मानेंगे। और फुल्लर कानूनों में बाह्य नैतिकता और आंतरिक नैतिकता, इसकी बात करेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे कि नवीन मूल्य परक सिद्धांत क्या कह रहा है, बात करेंगे।